We were discussing the various components and parts of DEETs. आज जो है हम आगे देखते हैं 12 कंपोनेंट्स हमने जो है डिस्कस कर लिए थे. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीमेंट इज फोर्स मेजर. फोर्स मेजर क्या होता है? फोर्स मेजर एक काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर. फोर्स मेजर जो है आपको बताता है कि कोई भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जब हम एंटर करते हैं तो उसमें अगर किसी पार्टी की तरफ से नॉन परफॉर्मेंस होता है आइदर पार्टी, तो ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, उनको जो है इसके अंदर डिफाइन किया जाता है फोर्स मेजर के अंदर. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे. Another very important provision witnessed in modern commercial contracts relates to force majeure or excuses for non-performance. ठीक है, तो excuses जो non-performance की हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं. This provision defines as to what particular circumstances or events beyond the control of the seller would entitle him to delay or refuse the performance of the contract without incurring liability for damage. ठीक है, तो बिना डैमेज की लाइबिलिटी इनकर किए हुए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से नॉन परफॉर्मेंस को मान लिया जाता है, उसको उस पे पेनल्टी नहीं लगाई जाती है. इट इज यूजुअल टू लिस्ट द एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस. आपको जो है एग्जैक्ट जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बताने पड़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, रायट हो गया. अभी जैसे हरियाणा के अंदर जाटों का आंदोलन हुआ था तो उस वजह से जो बिजनेस थे वो शट हो गए थे. ऐसे ही पहले गुजरात में, राजस्थान में, तो उस वजह से जो बिजनेस दुकानें ही नहीं खुलने दे रहे हैं अगर, तो उस कारण से जो है ये जैसे ये स्ट्राइक या फिर लॉकआउट हो जाए या फिर रायट हो जाए, सिविल कॉमोशन, गवर्नमेंट प्रोहिबिशन लग जाए, तो ये कंडीशंस हैं which would provide an excuse to the seller to delay or refuse the performance. It may be further provided that events of a similar nature which are beyond the control of the seller, जो उसके कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, and which could not have been avoided with due diligence, वो पूरी कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं रोक सकता था, also furnished था, उनमें भी वो आपको रिलीफ मिल जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर जो है हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सेटलमेंट कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पार्टीज के बीच में, तो ये वाला जो क्लॉज है हमें ये बताता है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा. तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो डाल दिया जाता है हमारे एग्रीमेंट के अंदर. ठीक है, तो उसमें जो हमें बता दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर का किस तरह से किया जाएगा, क्या मोड होगा उसके अपॉइंटमेंट का, और क्या वेन्यू होगा आर्बिट्रेशन के लिए. ये सब जो है उसके अंदर बता दिया जाता है आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर. आर्बिट्रेशन के थ्रू भी डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, तो जो भी तरीका है वो इसके अंदर बता दिया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट ये पॉइंट हमारा है कि जहां पर कंपनी है एक पार्टी एग्रीमेंट की, दो पार्टीज में अगर मान लीजिए एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं दो पार्टीज, तो उसमें से एक पार्टी जो है वो कंपनी है या दोनों पार्टीज ही कंपनी है. तो उस केस के अंदर जो है एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है. तो कंपनी जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो है वो फंक्शन करती. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास ये पावर्स होती हैं जो कि वो एक्सरसाइज करते हैं. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो होते हैं कंपनी के वो उनको ऑथोराइज करते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लगाए जाते हैं. उनके मतलब उन चीजों को वो उसमें उस तरह से वो एक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज दे वुड बी पेनलाइज्ड अंडर द लॉ. ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी जो है वो एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो एंटर करती है. ये बोल रहा है, देखिए यहाँ देखिए, thus any agreement on behalf of the company can be signed by any director, officer or any other person so specifically or generally authorized by the board of directors.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसको ऑथोराइज किया है एग्रीमेंट एंटर करने के लिए, तो उनके थ्रू जो है कंपनी दे विल साइन एनी एग्रीमेंट, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट साइन। कंपनी की कॉमन सील लगती है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा आपको, बट ये बोल रहा है कि डायरेक्टर और या फिर जो जिनको उन्होंने ऑफिसर को ऑथोराइज किया है वो जो है साइन कर रहा है, कंपनी की सील भी लगती है उस एग्रीमेंट के ऊपर। The putting of the seal of the company on agreements entered on the behalf of the company is governed by the provisions in articles of association of the company and or by the resolution of the board authorizing the entering of the agreement। बोर्ड एक रिजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद जो है एग्रीमेंट एंटर किया जाएगा, कंपनी की कॉमन सील यूज की जाएगी उस केस के अंदर, और जो साइन होंगे वो ऑथोराइज्ड जो पर्सन है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर जो है वो उसको साइन करेगा। However, non-putting of seal or an agreement may not invalidate the agreement। अगर सील नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। However, if a document purported to be sealed or signed on behalf of the company is provided to be forged, अगर वो जो है कोई फॉर्जरी वगैरह हो जाती है तो इट डज नॉट बाइंड द कंपनी, उस केस के अंदर कंपनी बाइंड नहीं होगी। But the company may be stopped from disclaiming a document as a forgery if it has been put forward as a genuine by an official acting within his actual usual or apparent authority। ये क्या बोल रहा है कि अगर जो ऑफिसर है कंपनी का उसने गुड फेथ में, उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसने जो है जेन्युइनली अपना काम किया है, उस केस में कंपनी लायबल हो सकती है। बट अगर उसकी जानकारी से ये सब काम हुआ है, उसको सब पता था, तो उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट कंपनी। ठीक है, ये बोल रहा है where the companies act require certain clauses to be included or not to be included in the agreements entered into by the companies। कंपनी एक्ट के हिसाब से कुछ क्लॉजेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो नहीं करते हैं। दिस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 119 सबसेक्शन 1 एंड 294 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो हमें बताता है कि देखिए कुछ एडिशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग, क्या क्या एडिशनल गाइडलाइंस हैं। तो सेक्शन 119 सबसेक्शन 1 एंड 294 सबसेक्शन 2 जैसे है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा है, तो एक बार आप देख लेना कौन सा ये सेक्शन क्या कहता है सेक्शन। तो मतलब कंपनीज एक्ट कोई चीज कह रहा है स्पेसिफिकली, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी व्हाइल ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एडिशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग एग्रीमेंट टू सेल परचेज। ये इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि कोई एग्रीमेंट है जो विद रिलेशन टू ट्रांसफर सेल ऑफ प्रॉपर्टी या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसमें कुछ एडिशनल गाइडलाइंस दी हुई हैं। क्या क्या है वो देखते हैं जो हमको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। सबसे पहला तो नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी आना ही चाहिए। कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन है, कितने में आपने प्रॉपर्टी सेल करी है। और अर्नेस्ट मनी जो है, अर्नेस्ट मनी का मतलब ये होता है कि ऐसा अमाउंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने के लिए जो है पे किया जाता है। ठीक है, paid to confirm the contract, ये होगा आपका अर्नेस्ट मनी। ठीक है,
सब्जेक्ट मैटर क्या है एग्रीमेंट का, वो आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा टाइम विद इन विच द एग्रीमेंट, कितने टाइम में आपको परफॉर्मेंस देनी है। स्पेशल टर्म्स एग्रीड बिटवीन, कोई स्पेशल टर्म्स अगर पार्टीज के बीच में और एग्री किए गए हैं तो वो भी आ जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक जो वेंडर है और जो परचेजर है उनको सफिशिएंटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन वेंडर है, वेंडर का एड्रेस वगैरह और जो बाकी डिटेल है वो देनी पड़ेगी। और परचेजर भी जो है उसको भी आपको सफिशिएंटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पार्टीज नो ईच अदर। पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, फिर भी एग्रीमेंट में जो है वेंडर और परचेजर को अपना पूरी जो डिटेल है दोनों की देनी पड़ेगी एग्रीमेंट के अंदर। देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पर्सन, मतलब रेसिप्रोसिटी, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कोई स्ट्रेंजर है अगर, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सके, बिकॉज ये बोल रहा है एज सच नो कोर्ट शैल एंटरटेन हिज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्लेम है स्ट्रेंजर का, कोई भी कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करता है। कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर जो ऑर्डर देता है कि यू शुड परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफिकली, उसको ऑर्डर देता है वो उसको करना ही पड़ता है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव होता है डैमेजेस की जगह। तो स्ट्रेंजर जो है उसको, स्ट्रेंजर को जो है कोर्ट वो डायरेक्शन नहीं दे सकता है इस वजह से। However, specific performance may be enforced not only against the party to the contract but also against a person claiming title। अगर कोई टाइटल क्लेम कर रहा है, शो कर रहा है कि उसके पास टाइटल है, तो उसको कोर्ट जो है बाइंड कर सकता है। फिर ये बोल रहा है इफ वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज एक्टिंग इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो जो है मस्ट बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली डिस्क्लोज एंड हिज अथॉरिटी टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उसके पास अथॉरिटी है एक्ट करने की, जिसके बिहाफ में वो एक्ट कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर है किसी पार्टी के, उनके पास राइट होता है, उनके पास राइट क्या मतलब उनकी ड्यूटी होती है कि कोर्ट अगर उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट करता है तो उनको फिर वो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। दे आर बाउंड बाय द प्रॉमिस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन। दिस रूल डज नॉट अप्लाई वेयर द ऑब्लिगेशन इज पर्सनल इन नेचर। अगर ऑब्लिगेशन पर्सनल थी, मान लीजिए कि कोई सिंगर है, तो अब वो उसके घर वाले तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बनाया है जो है वो तो गाना नहीं गाएगा ना उसकी जगह। तो यही बोल रहा है एज ए रूल ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असाइन्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसी। उसके प्रॉमिसी के कंसेंट के बिना जो है कोई भी ऑब्लिगेशन असाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड राइट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट आर असाइनेबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल इन नेचर, कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कंसिडरेशन जो है वो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी आपको एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है। प्राइस इज द एसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज एंड अनलेस द प्राइस इज क्लियरली एंड प्रिसाइसली डिस्क्लोज इन द एग्रीमेंट देयर इज नो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज because if no price is named in the agreement the law does not imply as in the case of a sale of good a contract to buy sell at a reasonable prices implied। ही बोल रहा है कि अगर आपने नहीं लिखा है कंसिडरेशन तो एक नॉमिनल जो नॉर्मल प्राइस जो है, रीजनेबल प्राइस जो है वो इम्प्लाई कर ली जाएगी। तो ये बोल रहा है देयरफॉर इन ऑल द सेल्स द प्राइस इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट, वो आपको लिखना ही चाहिए। एंड वेयर इट इज नाइदर असर्टेन नॉर रेंडर्ड असर्टेनेबल, अगर वो असर्टेन कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर उस केस में जो वॉइड हो जाएगा बिकॉज इट विल बी रिगार्डेड एज एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनफोर्समेंट। फिर बोल रहा है प्राइस जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी टर्म में ही हो, वो किसी और फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। द वर्ड प्राइस इज कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू इंक्लूड एनी अदर लॉफुल कंसिडरेशन। ये बोल रहा है इफ एनी अर्नेस्ट मनी इज पेड, अर्नेस्ट मनी वही आप कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने के लिए जो है स्टार्टिंग में कुछ मनी पे करते थे उसको आप अर्नेस्ट मनी बोलते हैं।
The same should be stated and the consequences arising in breach of the agreement may be stipulated for, namely by forfeiture of the deposit. Deposit forfeit कर सकते हो. Payment of a fixed sum by the vendor if the breach is committed. अगर breach commit होती है by the purchaser और vendor respectively, तो वो उस जैसे मान लीजिए कि कोई परचेजर था, उसने कोई कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए अर्नेस्ट मनी पे किया, बाद में वो मनी नहीं पे कर पाता बाद में आगे, तो उसका जो वो अमाउंट है वो फॉरफिट कर दिया जाता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या है? अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल परचेज में डील कर रहे हैं तो उस केस के अंदर सब्जेक्ट मैटर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये यही बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट मैटर को जो आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 and those of any other applicable law or custom may be sold or purchased. ये बोल रहा है ट्रांसफरेबिलिटी इज द जनरल रूल and the right to property includes the right to transfer the property to another person. सब्जेक्ट मैटर जो है प्रॉपर्टी का, सब्जेक्ट मैटर जो एग्रीमेंट का है मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल गिविंग इट्स प्रिसाइज सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट एग्री टू बी कन्वेड देयरइन. कितना इंटरेस्ट आप प्रॉपर्टी के अंदर दे रहे हो, क्या क्या राइट्स जो है आप प्रोवाइड करवा रहे हो बायर को, उसको आपको क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा. अगर कुछ चार्जेस या एनकम्बरेंस या रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे फलाना ये चार्ज है, इस बैंक ने जो है बैंक को मतलब मैंने जो है चार्ज के तौर पर इसको रखा हुआ है. तो वो अगर ऐसा है तो आपको उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर लेटर आप उसको बताते हैं तो वो ये माना जाएगा कि आपका फ्रॉडुलेंट आपका इंटेंशन था. So the vendor should not conceal any material particular with regard to the property he is selling which the purchaser has a right to know. इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है हमारा टाइम फॉर परफॉर्मेंस. टाइम फॉर परफॉर्मेंस में वही है कि इफ द टाइम फॉर परफॉर्मेंस इफ द एसेंस ऑफ द एग्रीमेंट द सेम शुड बी क्लियरली स्टिपुलेटेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अगर आपने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो उसके बाद नॉन परफॉर्मेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो जो है मेंशन कर दिया जाएगा इस क्लॉज के अंदर.